मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरेवल की बायोग्राफी को। इनकी बायोग्राफी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इनके बारे में। जॉर्ज ऑरेवल का जन्म जो है वो 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 में हो जाती है। ये 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी लेखकों, निबंधकारों, पत्रकारों और साहित्यिक आलोचकों में से इनको एक माना जाता है। इनका रियल नेम यानी कि वास्तविक नाम एरिक अर्थर ब्लेयर था और इनका पेन नेम क्या था, वो जॉर्ज ऑरेवल था। और आगे वीडियो में मैं बार बार जॉर्ज ऑरेवल का ही नाम लेंगे जो कि इनका पेन नेम है। ठीक है। ये विशेष रूप से साम्राज्यवाद है, सामाजिक अन्याय है, राजनीतिक प्रचार, निरंकुशता, सर्वसत्तावाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म की आलोचना के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे राजनीतिक विचारों को सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करते थे। अब हम लोग इनकी बायोग्राफी का एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके वर्थ की, यानी कि जो एरिक अर्थर ब्लेयर हैं, जो कि इनका वास्तविक नाम है, रियल नेम है। इनका जन्म कब होता है? 25 जून 1903 को। कहां होता है? मोतिहारी, बिहार में, यानी कि मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान बनाए रखना। लेकिन इसके नीचे लिखा है बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। बंगाल प्रेसिडेंसी इसलिए लिखा है क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था 1903 में, उस समय ब्रिटिश रूल था और ये जो मोतिहारी था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ऐसा लिखा है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार अलग है और बंगाल अलग हो गया है। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, रियल नेम और पेन नेम की बात करते हैं। अगर हम रियल नेम और पेन नेम में देखें तो जॉर्ज ऑरेवल का जो वास्तविक नाम है वो एरिक अर्थर ब्लेयर है। ठीक है। वे उन प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं जिन्होंने अपने वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके जो पेन नेम होते थे जॉर्ज ऑरेवल, उससे बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो ये बात विशेष ध्यान बनाए रखना, इनके रियल नेम से इनको कोई नहीं जानता, एरिक अर्थर ब्लेयर के नाम से इनको कोई नहीं जानता, लेकिन इनका जो पेन नेम है जॉर्ज ऑरेवल, इसी नाम से सभी लोग इनको जानते हैं। और जॉर्ज ऑरेवल को इन्होंने कब अडॉप्ट किया है? 1933 में। ठीक है। अगला, अब हम लोग इनके फादर की बात करते हैं, यानी कि इनके पिता की बात कर लेते हैं। तो जॉर्ज ऑरेवल के पिता का नाम क्या था? रिचर्ड वॉलमेस्ली ब्लेयर था और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि आईसीएस की सेवा की थी। वे ओपीएम डिपार्टमेंट में सब ड्यूटी ओपीएम एजेंट के पद पर कार्यरत थे। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और इंडियन सिविल सर्विसेज ब्रिटिश प्रशासन की एक महत्वपूर्ण सरकारी सेवा हुआ करती थी और जॉर्ज ऑरेवल के पिता इसी प्रशासनिक व्यवस्था के क्या थे? हिस्सा थे। तो पिता का नाम ध्यान बनाए रखना, क्या था? रिचर्ड वाल्मेस्ली ब्लेयर था। और ये कहां काम करते थे, किसमें सर्विस करते थे? इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस में। और डिपार्टमेंट क्या था? ओपीएम डिपार्टमेंट था। ठीक है। अब हम इनकी माता की बात कर लेते हैं, आइडा मेबल ब्लेयर उनका नाम था। इनकी माता का नाम ये था, जॉर्ज ऑरेवल की। ठीक है। उनका जो पारिवारिक संबंध जो है वो फ्रेंच बैकग्राउंड से था, इनकी जो माता थी, और उनकी रुचि कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है। पेरेंट्स में भी वही बात है कि ऑरेवल के जो पिता थे जिनका नाम था रिचर्ड वाल्मेस्ली ब्लेयर, ये कहाँ काम करते थे? सब ड्यूटी ओपीएम एजेंट के रूप में काम करते थे ओपीएम डिपार्टमेंट में और इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है। इनकी माता आइडा मेबल ब्लेयर। हम जॉर्ज ऑरेवल के फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जॉर्ज ऑरेवल ने अपने परिवार की सामाजिक स्थिति को प्रसिद्ध रूप से लोअर अपर मिडिल क्लास बोला था। इसका अर्थ यह था कि उनके परिवार की सामाजिक स्थिति और रहन सहन अपर मिडिल क्लास के जैसा ही था। अब जब अपर मिडिल क्लास के जैसा ही था, लेकिन उस सामाजिक स्तर को पूरी तरह बनाए रखने के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक संपत्ति नहीं थी। उनके पिता का इंडियन सिविल सर्विसेज के ओपीएम डिपार्टमेंट में कार्य करना भी उनके पारिवारिक बैकग्राउंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये मान लीजिएगा। यानी कि लोअर अपर मिडिल क्लास का मतलब ये समझ सकते हैं, परिवार सामाजिक रूप से तो अपर मिडिल क्लास माना जाता था, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत अधिक ये अमीर नहीं थे, बस ये समझिए। अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो जॉर्ज ऑरेवल की जो मृत्यु है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से हो जाती है 21 जनवरी 1950 को, और उस समय इनकी उम्र होती है 46 साल। ऑक्यूपेशन की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये 20th सेंचुरी के बहुत अच्छे नॉवलिस्ट होते हैं, निबंधकार होते हैं, एसिस्ट नॉवलिस्ट, उपन्यासकार, एसिस्ट निबंधकार, जर्नलिस्ट होते हैं और लिटरेरी क्रिटिक ये माने जाते हैं। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार और लिटरेरी क्रिटिक साहित्यिक आलोचक माने जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसकी? डेथ की बात करेंगे। तो जॉर्ज ऑरेवल की मृत्यु कब होती है? 21 जनवरी 1950 को हो जाती है। किससे? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती। तो ये पॉइंट कहीं नोट डाउन कर लेना, 21 जनवरी 1950 को कैसे ट्यूबरक्लोसिस से होती है। और उस समय
इनकी उम्र कितनी होती है, इनकी आयु कितनी होती है, 46 साल। मतलब ये हुआ कि 46 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से 21 जनवरी 1950 को जॉर्ज ओरेवेल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी 1984। इसके पब्लिश होने को कुछ महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अगर हम ऑक्यूपेशन, अच्छा तो इसके पॉइंट आपको पता है, डेट ऑफ डेथ पता, 21 जनवरी 1950, कॉज ऑफ डेथ ट्यूबरक्लोसिस है और एज 46 साल है। अच्छा इनका जन्म कब हुआ, जरा कमेंट में हमको बता दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे इनके ऑक्यूपेशन की, कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो ये 20वीं सेंचुरी के बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट, एसिस्ट, जर्नलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक इनको माना जाता है। मतलब यह है कि ये 20वीं सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली जितने भी हमारे पॉलिटिकल राइटर होते थे, उनमें से एक इनको गिना जाता था। उनकी रचनाओं में, जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे, इनकी जो भी वर्क्स इन्होंने लिखे हैं उनको पढ़ोगे, तो उनके अंदर आपको पॉलिटिक्स मिलेगी, सोसाइटी मिलेगा, इंपेरियलिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पॉवर्टी है, प्रोपोगेंडा या टोटलिटेरियनिज्म तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, इन सब पर इन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं अपने वर्क्स के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक है। अगर हम स्पाउस की बात करें तो इनकी दो शादियां हुई हैं, ध्यान बनाए रखना। पहली शादी 1936 में होती है और किसके साथ होती है, आइलीन ओ सांसी के साथ में होती है। इसको वो सांसी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1945 में हो जाती है, ठीक है। अब हम अगर इनकी दूसरी शादी की बात करें तो जो दूसरी शादी होती है वो किसके साथ होती है, सोनिया ब्राउनैल के साथ में होती है और ये मैरिज होती है 1949 में। तो दो शादियां जॉर्ज ऑरेबल करते हैं, एक 1936 में किसके साथ में करते हैं, आइलीन ओसांसी के साथ में करते हैं, और जो कि 1936 से 1945 तक चली थी। जब 45 में इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ऑरेबल दूसरी शादी करते हैं 1949 में सोनिया ब्राउनैल के साथ में, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इनकी मृत्यु के कुछ समय पहले ही ये शादी हुई थी, ये विवाह हुआ था, और इनकी फिर 50 में मृत्यु हो जाती है। अगला एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो एजुकेशन में दो चीजें आपको जरूर ध्यान बनाए रखना है इनके बारे में, दो तीन कॉलेज। शुरुआती एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सेंट सिप्रियंस स्कूल से हुई है, इसके बाद में ये बेलिंगटन कॉलेज और फिर ईटन कॉलेज, ठीक है। तो ये तीन चीजें ध्यान बनाए रखना। जॉर्ज ऑरेबल की शिक्षा जो है सेंट सिप्रियंस स्कूल, बेलिंगटन कॉलेज और ईटन कॉलेज में हुई। ये जो है बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उन्हें ब्रिटिश उच्च वर्ग की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक वातावरण को करीब से समझने का भी अवसर मिला था। उनके जीवन में ईटन कॉलेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो ईटन कॉलेज को अपने दिमाग में जरूर ध्यान बनाए रखना। अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो ब्रिटिश नेशनलिटी है इनकी, नागरिकता क्या है, ब्रिटिश। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, और भारत में भी कहाँ हुआ था, मोतिहारी बिहार चंपारण में, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जॉर्ज ऑरेवल के द्वारा कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कॉइन किया गया, यानी कि पॉपुलराइज किया गया, जरा समझो ध्यान से। जॉर्ज ऑरेवल ने ट्रांसफॉर्म किया था पॉलिटिकल राइटिंग को इनटू एन आर्ट राइटिंग, पहली पॉइंट, यानी कि इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हो। थ्रो हिज, और किसके माध्यम से, अपने नॉवेल्स के माध्यम से, एसेज के माध्यम से, जर्नलिज्म। ही गेव द इंग्लिश लैंग्वेज अ नंबर ऑफ पावरफुल कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स दैट आर स्टिल वाइडली यूज्ड टू एनालाइज पॉलिटिकल डिसेप्शन, सर्विलांस, प्रोपोगेंडा एंड टोटलिटेरियनिज्म। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आखिर इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा है जॉर्ज ऑरेबल ने, जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हारी भाषा में। जॉर्ज ऑरेबल पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल राइटिंग है उसको एक आर्ट फॉर्म, यानी कि एक जो साहित्यिक कला होती है उसका रूप प्रदान किया। किसके माध्यम से, अपने नॉवेल्स के माध्यम से, एसेज, जर्नलिज्म के माध्यम से। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को कई शक्तिशाली, कई पावरफुल कॉन्सेप्ट और टर्म दिए, जिनका प्रयोग आज भी पॉलिटिकल डिसेप्शन, यानी कि जो राजनीतिक छल होता है, पॉलिटिकल अगर डिसेप्शन की बात करें, पॉलिटिकल, और ये रहा डिसेप्शन जिसको हम कहते हैं राजनीतिक छल। सर्विलांस, सर्विलांस क्या होता है, यानी कि निगरानी करना। प्रोपोगेंडा, यानी कि प्रचार प्रसार करना। और टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि सर्वसत्तावाद को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चार टर्म आपको जरूर समझना है, यानी कि ऑरेवल, जो जॉर्ज ऑरेवल थे, वो केवल कहानी लिखने वाले नॉवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिक्स और लिटरेचर को जोड़ दिया, यानी कि पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर बराबर पावरफुल पॉलिटिकल राइटिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया। अब जो टर्म, जो इंपॉर्टेंट टर्म थे जिनको पॉपुलराइज किया जॉर्ज ऑरेवल ने, वो कौन कौन से थे उनको जरा ध्यान से समझो, ठीक है। ये कुछ चार पांच टर्म हैं जिनको पॉपुलराइज किया था किसने,
अब मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूं, नहीं तो आपका कट जाएगा। यहां से देखो, अब देखो ये 5 टर्म आपको जरूर ध्यान बनाए रखना है, मोस्ट फेमस, इन्हीं को हम कहते हैं ऑरवेलियन टर्म्स, ठीक है। यानी कि जॉर्ज ऑरेबल थे, उन्होंने विशेष रूप से अपने उपन्यास, एक उपन्यास था जिसका नाम था 1984, इसके माध्यम से कई ऐसे पावरफुल राजनीतिक और सांस्कृतिक टर्म को पॉपुलर बनाया, जिसमें से बिग ब्रदर है, न्यू स्पीक है, डबल थिंग है, ठीक है, थॉट क्राइम है, रूम नंबर 101, ये टर्म जो है वो बहुत प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, और ये टर्म आज भी आधुनिक राजनीतिक और जो सांस्कृतिक वोकैबुलरी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इनको जरूर ध्यान बनाए रखना, पहला बिग ब्रदर, डबल थिंग, न्यू स्पीक, थॉट क्राइम और रूम 101। अच्छा, इसमें जो बिग ब्रदर था, अब एक एक टर्म को जरा मैं थोड़ा बता भी देता हूं। बिग ब्रदर का टर्म ऐसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी का प्रतीक माना जाता था जो लगातार अपने नागरिक या उसके देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उन पर निगरानी रखती थी और उन्हें नियंत्रित रखने का काम करती थी। बिग ब्रदर का मतलब होता है सर्विलांस प्लस कंट्रोल, यानी कि एक तो तुम पे पूरा सर्विलांस रखेंगे यानी कि निगरानी रखेंगे और पूरी प्रजा को अपने कंट्रोल में रखेंगे। इसको जैसे बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, है ना, एक बिग ब्रदर करके नहीं, कुछ और करके एक नाटक आता था, बिग बॉस इज वॉचिंग यू, हाँ बिग बॉस करके एक नाटक है, उसमें देखना बिल्कुल यही टर्म यूज करता है, आप कुछ भी काम करोगे वो तुम्हें देख रहे हैं और उनके अनुसार काम करना। न्यू स्पीक क्या है? न्यू स्पीक जो है वो 1984 में, जो इनका बुक का नाम है ये 1984, नहीं तो कहीं उसे सन समझ लो, सन समझने की गलती नहीं करना। न्यू स्पीक में होता क्या है कि जो रूलिंग अथॉरिटी होती है, मान लो जो हम पर रूल कर रहे होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई एक कंट्रोल्ड लैंग्वेज होती है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र और विद्रोही विचारों को व्यक्त करने की क्षमता को सीमित करना है। यानी कि न्यू स्पीक से मतलब यह है कि जो तुम्हारी कंट्रोल्ड अथॉरिटी है, यानी कि जो सरकार है, वो जैसा चाहेगी वैसा तुम बोलोगे, वो जैसा कहेगी वो पहनोगे, यानी कि हर एक्टिविटी आप अपनी मर्जी से ना करके, आप स्वतंत्र तरीके से ना करके, उनके अनुसार सारा पहनावा पहनो, उनके अनुसार सारी संस्कृति को मानो, वो जो कहे वही बोलो। तो इसी को हम कहते हैं न्यू स्पीक, यानी कि कंट्रोल्ड लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पर पूरी तरीके से उनका कंट्रोल हो। अब डबल थिंक क्या था? डबल थिंक की अगर हम बात करें, न्यू स्पीक तो हो गया, डबल थिंक का मतलब होता है कि एक ही समय में दो विरोधी विचारों को सही मानने की जो मानसिक क्षमता होती है, ये टोटलिटेरियन सिस्टम द्वारा लोगों के विचारों को और उनके जो मानसिकता थी उसको नियंत्रित करने का एकदम सिंबल माना जाता था डबल थिंक। डबल थिंक का मतलब होता है जैसे मान लो आपके अंदर टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज आए और एक्सेप्टेड एज ट्रू, ठीक है, दो विरोधी विचार होंगे लेकिन आप उनको एक सत्य की तरह एक्सेप्ट कर रहे होगे दोनों विचारों को एक साथ। थॉट क्राइम क्या होता है? अब थॉट क्राइम भी समझ लो। थॉट क्राइम का अर्थ है ऐसे विचारों को रखना होता है जिसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट नहीं होती है, जो हम पे रूल करती है, वो अस्वीकार या विद्रोही मानती है, जिन्हें रूलिंग गवर्नमेंट अस्वीकार या विद्रोही मानती है। 1984 में यहां तक कि स्वतंत्र रूप से सोचना भी एक अपराध बन जाता है। थॉट क्राइम से मतलब होता है क्राइम इन इंडिपेंडेंट थॉट, अगर आपके थॉट, आपके विचार इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, स्वतंत्र हैं, तो वो क्राइम माना जाएगा, ये थॉट क्राइम है। रोम 101 क्या है? ये भी 1984, यानी कि ये सारी टर्म जो है वो इनके एक ही रचना से आए हैं 1984 से। इसमें अत्यधिक क्या होता है? साइकोलॉजिकल फियर होता है या अंतिम स्तर के कंट्रोल से जुड़ा हुआ होता है। ये किसी व्यक्ति के सबसे गहरे डर का इस्तेमाल करके उसको रेसिस्टेंस के समाप्त करने का एक प्रतीक है। मतलब फियर ऑफ साइकोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है, डर, यानी कि उसी को हम रोम 101 कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर जितने भी हमने टर्म्स की बात की, जितने भी टर्म्स की बात की, ये सभी टर्म मेनली एसोसिएटेड विद दी, इनका एक डिस्टोपियन नॉवेल है 1984, मैंने क्या कहा, जो कि 1949 में आया है, ठीक है, उसी के ये सारे टर्म है, बिग ब्रदर, डबल थिंक, न्यू स्पीक, थॉट क्राइम, रूम 101। अगले हम लोग इनके लिटरेरी मूवमेंट की चर्चा करेंगे। जैसे जॉर्ज ओरेबल का जो लेखन था, यानी कि ये किस तरीके की रचनाओं को लिखते थे, किस तरीके का लिटरेचर लिखा करते थे, इनके लिटरेचर में मॉडर्निज्म, सोशल रियलिज्म या एंटी टोटलिटेरियन लिटरेचर से जुड़ा हुआ साहित्य माना जाता है। इनकी जितनी भी रचनाएं होंगी उन रचनाओं के अंदर मॉडर्न पॉलिटिकल कंसर्न के साथ साथ जैसे गरीबी है, सामाजिक असमानता है, राजनीतिक दमन है या सामान्य लोगों के जीवन का जो रियलिटी होता है वो चित्रण देखने को मिलता है। यानी कि यथार्थ चित्रण करते थे, एकदम हकीकत लिखते थे अपनी लिटरेचर के अंदर। अगर आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो एक टर्म आपको समझाते हैं, सोशल रियलिज्म। ये क्या होता है? ये समाज की जो वास्तविक समस्याएं होती हैं या आम लोगों का जो जीवन होता है उसका चित्रण करना ही सोशल रियलिज्म कहलाता है। अब एक और टर्म आपके सामने आया, एंटी टोटलिटेरियन लिटरेचर।
ये क्या होता है? ऐसी साहित्यिक रचनाएं जो पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण या डिक्टेटरशिप का विरोध करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी टोटलिटेरियन लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं होती थी वो सब इन्हीं पर आधारित होती थी, जिसमें गरीबी, सामाजिक असमानता, राजनीतिक दमन या सामान्य लोगों का जीवन, ये सब देखने को इनकी लिटरेचर में देखने को मिलता था। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर की। देखो, अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं अपने कैरियर की कहाँ? एक इंडियन इंपीरियल पुलिस होती है बर्मा में, उसको ज्वाइन करके। मतलब क्या है? जॉर्ज ऑरेबल ने 1922 से लेकर के 1928, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं ये चीज, ठीक है, क्या करा? 1922 से 1928 तक बर्मा में इंडियन इंपीरियल पुलिस की सेवा की, उसमें सेवा दी। ठीक है, एक ये क्या है? एक कॉलोनियल पुलिस ऑफिसर के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें जो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म था या उसके जो प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर प्रदान किया था। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने बर्मा में सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत किसको ज्वाइन करके की थी? तो इंडियन इंपीरियल पुलिस। कब से कब तक? 1922 से लेकर के 1928 तक। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको समझना है, इसके बाद ये रिजाइन कर देते हैं। व्हाई डिड ऑरेबल रिजाइन दिस? अब रिजाइन क्यों करते हैं? तो जॉर्ज ऑरेबल ने इंडियन इंपीरियल पुलिस को इसलिए रिजाइन कर देते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म होता है उसके प्रबल विरोधी बन जाते हैं। उनकी नीतियां इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं और बर्मा के अनुभवों ने उन्हें कॉलोनियल रूल की नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने कहा, इस बात से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए कि जो कॉलोनियल रूल है वो एकदम अच्छा नहीं है। और उनके बाद जो राजनीतिक लेखन का इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ा था। तो जो बर्मा का एक्सपीरियंस था ये बहुत काम आया पॉलिटिकल राइटिंग लिखने के लिए। और इन्होंने जो पॉलिटिकल राइटिंग लिखा था उसमें अपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, यानी कि जो इंपीरियलिज्म था उसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? एक और, लिव्ड अमंग द पुअर इन इंग्लैंड एंड फ्रांस टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल। अब ये क्या करते हैं कि उन्हीं गरीब लोगों के साथ में रहने लगते हैं उनके स्ट्रगल को अच्छे से समझने के लिए। जैसे कॉलोनियल सर्विस छोड़ने के बाद में जॉर्ज ऑरेबल ने जानबूझ करके इंग्लैंड और फ्रांस के जो गरीब और वर्किंग क्लास के लोग थे उनके बीच में जीवन बिताना शुरू कर दिया। वे गरीबी को केवल दूर से देखना नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों किया? बल्कि वे स्वयं उसके अनुभव को समझना चाहते और इन्हीं अनुभवों का प्रभाव उनकी जो प्रसिद्ध रचना है एक, जिसका नाम है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो पॉवर्टी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जो कि 1933 में इनकी पहली रचना आई थी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान बनाए रखना। ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? स्पेनिश सिविल वार अगेंस्ट फासिज्म। जरा इसको भी समझ लो, जो जॉर्ज ऑरेबल होते हैं वो स्पेनिश सिविल वार में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और जो फासिज्म होता है उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं। स्पेन के अनुभवों ने उनके राजनीतिक विचारों की गहराइयों से बहुत ज्यादा प्रभावित किया और बाद में उन्होंने इसी अनुभव पर आधारित अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक आई थी इनकी 1938 में, होमेज टू कैटोलोनिया। ठीक है, इसको जरूर ध्यान बनाए रखना, ये स्पेनिश सिविल वार यानी कि फासिज्म पर आधारित पुस्तक है इनकी, होमेज टू कैटोलोनिया। ठीक, अब हम इनकी डेथ की बात कर लेते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु कब होती है? तो 21 जनवरी 1950 को 46 वर्ष की आयु में लंदन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 46 वर्ष थी, ये तो आपको पता है, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण क्या था? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब अगर हम इनके रेस्टिंग प्लेस की बात कर लेते हैं कि इनका रेस्टिंग प्लेस क्या था, तो जॉर्ज ऑरेबल को कहां दफनाया गया था? ऑल सेंट्स चर्च थी सटन कार्डनी में, ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में इनको क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया। तो ये जरूर ध्यान बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल सेंट्स चर्च है, ठीक है, इसके बाद सटन कार्डनी ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में इनको जो है। मेजर वर्क कौन कौन से हैं जरा समझ लो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एक करके। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 में इनका आया है, इसको जरा समझ लीजिएगा। ये ऑरेबल की एक ऐसी रचना है जिसमें पेरिस और लंदन के जो गरीब और वर्किंग क्लास के लोग थे उनके जीवन का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ी थोड़ी ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, जिसमें गरीबी की वास्तविक कठिनाइयों को सामने लाया गया है। तो अगर इसकी थीम की बात करें तो इसमें दो ही थीम बनेंगी, पॉवर्टी और वर्किंग क्लास लाइफ पर आधारित इनका ये पूरा का पूरा वर्क है। इसके बाद दूसरा एक वर्क और है जिसकी हम बात करते हैं, रोड टू बीगन पियर। ये 1937 में आया है, दी रोड टू बीगन पियर। ये नॉर्थन इंग्लैंड की जो गरीबी और वर्किंग क्लास के लोग की परिस्थितियों का अध्ययन इसके अंदर किया गया है ज्यादातर। ठीक है, ऑरेबल ने इसमें सोशल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ पॉलिटिकल डिस्कशन को भी जोड़ा है, जिसमें पॉवर्टी और जो क्लास इन इक्वलिटी होती है उनकी समस्याओं को सामने रखा है। तो इसमें तीन चीजें आ जाएंगी,
पॉवर्टी, क्लास इनइक्वलिटी यानी कि जो सामाजिक असमानता है वो, और वर्किंग क्लास। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, होमेज टू कैटोलोनिया की बात करेंगे। तीसरा, होमेज टू कैटोलोनिया जो कि 1938 में आई है। ये स्पेनिश सिविल वार के दौरान लिखी गई थी। लिख लो कहीं पर, नोट डाउन कर लो, कब लिखी गई, स्पेनिश सिविल वार के दौरान। ऑरेवल के जो व्यक्तिगत अनुभव थे उस पर आधारित ये पुस्तक है, और इसमें उनका फासिज्म के प्रति विरोध और पॉलिटिकल जो प्रोपोगेंडा होता है या टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स के प्रति बढ़ता हुआ जो डिस्ट्रस्ट है, इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो सब चीजें इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो होमेज टू कैटोलोनिया 1938 में आई है, ये पुस्तक किस पर आधारित है, तो स्पेनिश सिविल वार पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद एनिमल फॉर्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों ने पढ़ रखी होगी 1945 में, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है और इसमें सटायर किया गया है। इसमें जानवर कुछ दिखाए जाते हैं जो अपने ह्यूमन मास्टर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, और इस कहानी के माध्यम से जो जॉर्ज ऑरेबल है वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज की करप्शन और जो अथॉरिटियन पावर होती है उसके खतरों को दिखाते हैं इसके अंदर। तो दो चीजें, एक एनिमल फॉर्म कब आई है, 1945 में। जॉनर क्या है इसका, ये पॉलिटिकल एलिगरी है, प्लस में साथ साथ सटायर भी है। ठीक है, और मेजर क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1984। ये 1984 एक वर्क का नाम है जो कि 1949 में आया है। ठीक है, और 1984 में जॉर्ज ऑरेबल का सबसे प्रसिद्ध डिस्टोपियन नॉवेल है। ठीक, एक चीज लिख लो, जॉनर इसका डिस्टोपियन नॉवेल है। इसमें एक ऐसी टोटलिटेरियन सोसाइटी दिखाई गई है जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होती है, लैंग्वेज होती है, बिहेवियर होती है, और यहां तक कि पीपल्स थॉट को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, इस उपन्यास के माध्यम से जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे, जैसे बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट दिया था, और न्यू स्पीक का ऊपर आपको बताया है हमने, डबल थिंक का, थॉट क्राइम का, रूम 101 का, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब इसी बुक से दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन यही है 1984 का कि ये डिस्टोपियन नॉवेल है, और टोटलिटेरियनिज्म, सर्विलांस, प्रोपोगेंडा और थॉट कंट्रोल, इस पर आधारित ये पूरी की पूरी पुस्तक है। अब इनके कुछ फेमस कोट होते हैं जॉर्ज ऑरेवल के, जिनको आपको ध्यान में बनाए रखना है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, अगर हम एक पहले कोटेशन की बात करें तो इसमें आया बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, 1984 में आया है। इसमें क्या होता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, इसका मीनिंग ही यही होता है कि बिग ब्रदर तुमको देख रहा है। यहाँ लगातार होने वाली जो सरकारी निगरानी होती है आपके ऊपर, गवर्नमेंट सर्विलांस होती है, ये उसका सिंबल माना जाता है। 1984 के लोगों की गतिविधियों और उनके जो व्यवहार पर लगातार नजर रखी जाती थी, ऑरवेल ने उसके लिए एक शब्द दिया था, बिग ब्रदर, यानी कि ऐसी सत्ता का प्रतीक है जो लोगों को निगरानी और डर के माध्यम से नियंत्रित करती है। अगर आसान भाषा में हम कहें, जब किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, तो उसके अंदर स्वतंत्र रूप से काम करने और सोचने का डर पैदा हो जाता है। ना तो वो स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएगा और ना ही वो स्वतंत्र तरीके से सोच पाएगा। ठीक है, डर डर के काम करेगा, और ऐसी गतिविधि के लिए इन्होंने एक टर्म दिया था, बिग ब्रदर। ठीक है, तो बिग ब्रदर में क्या होता है, आपको सर्विलांस रखा जाता है, गवर्नमेंट सर्विलांस होता है। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, तो इसमें हमने थोड़ा सा आपको लिख भी दिया है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब लगातार, गवर्नमेंट सर्विलांस होगा इसके अंदर। अब हम किसकी बात करते हैं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनिमल फॉर्म की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरे से ज्यादा बराबर हैं। ये जानबूझ करके बनाया गया एक कंट्राडिक्शन है। ठीक है, वास्तव में मोर इक्वल होना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। जॉर्ज ऑरेबल इसी कंट्राडिक्शन के माध्यम से पॉलिटिकल लीडर्स की जो हिपोक्रेसी होती है, मिसयूज ऑफ पावर होता है, उसको उजागर करते हैं। एनिमल फॉर्म के शुरुआत में आपने देखा होगा सभी जानवरों के लिए इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे रूलिंग पिग्स विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। आसान भाषा में ये मानो कि शुरुआत में जो नेता लोग होते हैं वो सब आपको ये कहेंगे कि हम तो आपके नौकर हैं, ठीक है, सब बराबर हैं, हम तो चौकीदार हैं, लेकिन जैसी सत्ता मिलने के बाद वे अपने लिए विशेष सुविधाएं और अधिकार बना लेते हैं। वो खुद तो प्लेन से उड़ेंगे और तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तुमको सपना दिखाएंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, लेकिन हकीकत ये रहती है चुनाव जीतने के बाद में वो हवाई चप्पल भी नहीं बचती। तो क्या होता है कि इक्वलिटी का नारा तो दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पावर आती है वैसी प्रिविलेज इन इक्वलिटी हो जाती है। ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर हो जाता है, और इसी तरीके से समाज के अंदर इन इक्वलिटी बनती है। ठीक है, और जो बहादुर लोग होते हैं वो सत्ता से सवाल करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिकल, और जो कवि लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल सटायर करना शुरू कर देते हैं। तो यही सब चीजें हमारी चलती रहती हैं।
इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, लीडर्स मिसयूज पावर एंड क्रिएट इनइक्वालिटी। ये क्या है, इसकी थीम समझ लो, ठीक है, एनिमल फॉर्म की। अब एक तीसरी कोटेशन और आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो तीसरी कोटेशन कौन सी है, फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2+2 मेक 4। 1984 का ही ये कोटेशन है, और इस कोड का अर्थ है सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी इच्छा से बोलना नहीं, बल्कि सत्य को सत्य कहने की स्वतंत्रता भी हो। यानी कि आपके अंदर इतनी हिम्मत हो, सत्य को सत्य कह सको, आपके अंदर चापलूसी ना हो, तलबे चाटने वाली आदत ना हो, ठीक है। 2+2 मेक 4, अगर 2 और 2 4 होते हैं तो 4 बोलो, 2+2 को अगर 5 बोलने की कोशिश की जा रही है या बुलवाने की कोशिश की जा रही है तो मरते मर जाओ, लेकिन 2+2 को 5 बोलने की गलती मत करो। तो इसके अंदर सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि 2 and 2 make 4 एक साधारण और निश्चित सत्य है। ऑरेबल ये दिखाना चाहते हैं कि यदि कोई सरकार या सत्ता लोगों को किसी स्पष्ट सत्य को भी गलत मानने के लिए मजबूर करे तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का विनाश है, ठीक है। साधारण भाषा में आप यही समझो कि 2 and 2 make 4, ठीक है, 4 होते हैं, लेकिन कोई पावरफुल अथॉरिटी आपको यह कहने को मजबूर करे 2 और 2 5 होते हैं, तो आप विरोध भी ना कर सको, तो आपकी फ्रीडम ऑफ थॉट समाप्त हो गई, समझ लो। एक और, ठीक है, इसमें इसी को बताया गया है कि फ्रीडम मींस बीइंग एबल टू स्पीक द ट्रूथ। स्वतंत्रता वही है जहां पर आप सत्य बोल सको, ठीक है। अगला एक और कोटेशन याद रखना, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये भी 1984 का जो है कोटेशन है, और इस कोट में आपको विरोधाभासी देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों विरोधाभासी स्टेटमेंट है 1984 के। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के स्लोगन्स कह सकते हो, वार इज पीस, युद्ध ही शांति है, कभी कभी शांति के लिए भी हमको क्या करना होता है, युद्ध करना होता है। फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वतंत्रता ही गुलामी है। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, अज्ञान ही शक्ति है। तो ऑरेबल इन स्लोगन्स के माध्यम से ये दिखाते हैं कि प्रोपोगेंडा किस प्रकार लोगों की सोच को मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डबल थिंक। ये डबल थिंक के संबंध में हम कह सकते हैं इन स्टेटमेंट को जानबूझ करके कंट्राडिक्टरी आइडियाज के साथ रखा जाता है। व्यक्ति को ऐसी बातें स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है जो सामान्य लॉजिक के बिल्कुल विपरीत हो। इसी विचार को ऑरेबल ने डबल थिंक के कॉन्सेप्ट से जोड़ा भी था, ठीक है। तो वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस, इसमें क्या दिखेगा आपको, प्रोपोगेंडा दिखेगा, डबल थिंक दिखेगी, माइंड कंट्रोल दिखेगा, ठीक है। आपको ऐसे लॉजिक दे देंगे कि आप उस चीज को सत्य मानना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो बिग ब्रदर में क्या है, सर्विलांस होता है। एनिमल में इनइक्वालिटी, जो एनिमल फॉर्म है उसमें इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। 2 and 2 make 4 जेट फ्रीडम होना चाहिए। वार बराबर पीस, मतलब इसमें प्रोपोगेंडा और डबल थिंक की बात करी गई है, ठीक है। अब ऊपर भी उनकी कुछ रचनाएं थी जो हमने डिस्कस कर दी, वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताए देते हैं। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये क्या है, एक मेमोर है, ठीक है। जॉनर इसका क्या है, मेमोर या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1933 में आई है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और वर्किंग क्लास से रिलेटेड है, पॉवर्टी दिखाई जाती है इसमें। हमने बर्मीज डेज को आपको डिस्कस नहीं किया, 1934 में आई है, ये क्या है, एक नॉवेल है, ठीक है। और बर्मीज डेज का प्रकाशन 1934 में होता है। ये ऑरेवल के कॉलोनियल बर्मा के अनुभवों पर आधारित एक उपन्यास है, नॉवेल है। इसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, रेशियल प्रिजुडिस और कॉलोनियल सोसाइटी के करप्शन की तीखी आलोचना करी गई है। तो अगर तुमसे पूछा जाए बर्मा के एक्सपीरियंस पर आधारित इनकी कौन सी बुक है, तो बर्मीज डेज है, ठीक है। अगला थोड़ा ऊपर करते हैं, 1935 में एक और आता है, अ क्लर्जी मैन्स डॉटर। ये भी एक नॉवेल है, और ये कब पब्लिश होता है, 1935 में होता है। इसका मुख्य पात्र होता है डोरोथी हेयर, अभी मैं बता देता हूं आपको, जो कि एक क्लर्जी मैन की बेटी दिखाई जाती है। और उपन्यास के अंदर आप जब पढ़ोगे तो गरीबी दिखेगा, सामाजिक बंधन दिखेगा, धर्म और सामान्य लोगों का जो संघर्ष होता है, ये सारे विषय इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1935 में क्लर्जी मैन की डॉटर होती है, और जिसका नाम होता है डोरोथी हेयर, और ये क्या है, एक नॉवेल है। एक और 1936 में आती है, ठीक है। और 1936 में कौन सी होती है, कीप दी डिस्ट्रा फ्लाइंग। ये नॉवेल भी आपका कब आता है, 1936 में आता है, और इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो उन मूल्यों की आलोचना करता है जिसमें पैसा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, या मटेरियल सक्सेस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें पैसा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष दिखाया गया है। तो मनी प्लस सोशल स्टेटस या इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सब चीजों को इसके अंदर बताया गया है। अगला हम किसकी बात करते हैं, एक और वर्क है इनका, 1937 में आया है, दी रोड टू बिग अनफेयर। ये सोशल और पॉलिटिकल सटायर है, 1937 में आता है, जिसमें
वर्किंग क्लास के लोगों का जीवन और वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं उनकी कंडीशंस का अध्ययन, उनकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जॉर्ज ऑरेवल ने गरीबी, बेरोजगारी, खराब आवास या जो क्लास इन इक्वलिटी होता है इसका वर्णन किया है। पुस्तक में सोशलिज्म और सोशल रिफॉर्म की भी चर्चा की गई है, दी रोड टू बीगन पियर में। ठीक है, वर्किंग क्लास से रिलेटेड है, पॉवर्टी, सोशलिज्म, ये सब चीजें इसके अंदर दिखाई जाती है। 1938 में एक और आता है, होमस टू कैटोलोनिया। ये एक बार मेमोर है। ठीक है, बार मेमोर से मतलब ये होता है जॉनर है, यानी कि युद्ध। जो होमेज टू कैटोलोनिया ये 1938 में तो आती है, और ऑरेवल ने इसमें जो स्पेनिश सिविल वार के जो अनुभव होते हैं वो अनुभव पर आधारित इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। वे स्पेन में फासिज्म के विरुद्ध लड़ने गए थे, और इस पुस्तक में पॉलिटिकल प्रोपोगंडा या रिपब्लिकन साइड के अंदर जो मौजूद फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, ठीक है, उनके प्रति जो निराशा दिखाई दी, वो सब चीजें इसके अंदर इन्होंने लिखी हैं। बस मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो स्पेनिश सिविल वार, फासिज्म, ये सब चीजें किसमें बात करी गई, होमेज टू कैटोलोनिया में बात की गई। एक और वर्क है कमिंग अप फॉर द ईयर, ये भी इनका नॉवेल है, 1939 में आया है। और ये एक सामान्य मिडिल एज्ड व्यक्ति की कहानी इसके अंदर बताई जाती है, जो अपने बचपन को याद करता है और आधुनिक जीवन के दबावों से कुछ समय के लिए बचने का प्रयास करता है। इसमें मॉडर्न सोसाइटी, युद्ध और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जैसे खाने पीने जैसी चिंताओं को दिखाया गया है कमिंग अप द ईयर में, कमिंग अप फॉर ईयर में। ठीक है, ये भी नॉवेल है। और 1945 में एनिमल फार्म हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध एलिगोरिकल और सटेरिकल नॉवेला है। इसमें फॉर्म एनिमल्स अपने जो ह्यूमन मास्टर होता है उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और अपना नया समाज बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो नए नेता होते हैं वो स्वयं को दमनकारी बन जाते हैं। और ये जो रचना है ना, वो पावर, करप्शन, इनइक्वालिटी, प्रोपोगेंडा, टोटलिटेरियनिज्म जैसे विषयों को प्रस्तुत करती है, यानी कि सोचने पर आपको मजबूर कर देगी कि किस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है नेताओं के द्वारा अपनी प्रजा का। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब देखना उनका बिहेव कैसा, उनका व्यवहार कैसा हो, और इलेक्शन जीतने के बाद उनके व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन होता है वो सब देखना। यही सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर चलो आगे हम क्या चर्चा करें, हम बसते रहते हैं पॉलिटिकल चीजों पर बोलने के लिए। ठीक है, तो एनिमल फॉर्म क्या है आपको पता ही लग गया होगा। इसके बाद हम 1984 की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक डिस्टोपियन नॉवेल है। ठीक है, 1949 में आया है। ये ऑरेवल की सबसे प्रसिद्ध और डिस्टोपियन नॉवेल मानी जाती है। इसमें टोटलिटेरियन जो सोसाइटी है उसको दिखाया गया है, जहां गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, बिहेवियर, थॉट, ये सब चीजों को वो नियंत्रित करती है। उपन्यास के अंदर सर्विलांस, प्रोपोगेंडा, थॉट कंट्रोल, पॉलिटिकल ऑपरेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सब के विनाश को प्रमुखता से दिखाया गया है। और इसी के अंदर 4 टर्म दिए गए थे, बिग ब्रदर, न्यू स्पीक, डबल थिंग, थॉट क्राइम, रूम 101। बिग ब्रदर से मतलब था सर्विलांस, न्यू स्पीक से मतलब था लैंग्वेज को कंट्रोल करना, डबल थिंग कंट्राडिक्टरी थिंकिंग थी, विरोधाभासी विचार। ठीक है, और थॉट क्राइम, क्राइम इन थॉट कह सकते हो। और जो रूम 101 है वो साइकोलॉजिकल फियर है एक प्रकार का। ठीक है, मेजर थीम कौन कौन सी हैं, अब इनकी थीम कौन कौन सी होती हैं, अब तक आपको बहुत सारी चीजें आपको बताएं। जैसे हमने टोटलिटेरियनिज्म की बात की, ठीक है, ऑरेबल की प्रमुख चिंता टोटलिटेरियनिज्म ही थी, ये ध्यान रखना। ये ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें स्टेट समाज और व्यक्ति के जीवन पर लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। और जब सरकार अपने समाज पर, अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास करती है, उसी को हम टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। सिंपल भाषा में सरल समझ आ गया। ऑरेबल ने डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट पावर और इंडिविजुअल फ्रीडम के विनाश के खतरों के प्रति चेतावनी दी थी, और इसीलिए उन्होंने इस टर्म को इजाद किया था, टोटलिटेरियनिज्म। अगर अब अगला इनके जो वर्क होते हैं उनमें ट्रुथ दिखता है, यानी कि पावर कैन डिस्टॉर्ट और इरेज फैक्ट्स। सत्य जो होता है ना, ट्रुथ यानी सत्य, ऑरेवल के लेखन का एक महत्वपूर्ण विषय है। वे दिखाते हैं कि शक्तिशाली अथॉरिटी जो होती है वो लोगों को कैसे नियंत्रण करती है, या लोगों को नियंत्रित करने के लिए फैक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करती है, डिस्टॉर्ट करती है, इरेज कर सकती है। ऑरेवल के अनुसार सत्य को बचाने और बोलने की स्वतंत्रता फ्रीडम का आवश्यक हिस्सा है। अगर आप सत्य को नहीं पहचानते हो और आपके बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो आपकी फ्रीडम नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं हो। ठीक है, सर्विलांस एक ये शब्द बहुत यूज होगा अगर आप जॉर्ज ऑरेवल को पढ़ोगे, तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, डिस्ट्रॉइंग फ्रीडम, डिस्ट्रॉयज फ्रीडम। ऑरेवल के अनुसार सर्विलांस यानी कि लगातार निगरानी पॉलिटिकल कंट्रोल का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। और जब लोगों को हर समय निगरानी में होने का एहसास होता है,
तो वे स्वतंत्र रूप से ना तो व्यवहार कर पाते हैं बेचारे और ना ही विचार कर पाते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। 1984 में बिग ब्रदर इसी कांस्टेंट सर्विलांस का प्रतीक है, यानी कि जॉर्ज ऑरेवल के द्वारा टर्म दिया गया था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ठीक है। लैंग्वेज, इनके जो वर्क होते थे उनमें जो लैंग्वेज सॉरी इसी में क्या होता था, लैंग्वेज यानी कि उसको कंट्रोल करने की बात की गई है। कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, लिमिट थॉट। अब आप तो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं तो आप डरोगे बोलने से। तो जॉर्ज ऑरेवल का मानना था कि लैंग्वेज और थॉट का गहरा संबंध है। यदि कोई भी गवर्नमेंट लैंग्वेज को नियंत्रित करती है आपकी, या लोगों के लिए उपलब्ध वर्ड को सीमित कर देती है कि नहीं आपको ये नहीं बोलना, ये बोलना है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो वह उनके स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने और यहां तक कि उन्हें विकसित करने की क्षमता को भी सीमित कर देती है। और यह विचार न्यू स्पीक में दिखाई देता है। मतलब न्यू स्पीक का मतलब ही था हमने थॉट कंट्रोल, लैंग्वेज को आपकी क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। इसके बाद एक शब्द और आएगा, प्रोपोगेंडा। ठीक है, प्रोपोगेंडा क्या होता है, जॉर्ज ऑरेवल की जो रचनाएं होती हैं, प्रोपोगेंडा का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया कि जो गवर्नमेंट होती है या जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस होती हैं किस प्रकार पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, आज की मीडिया को आप देख लीजिएगा, वो किस तरीके से मैनिपुलेट करती हैं विचारों को और किस तरीके से मैनिपुलेट करके फैक्ट्स को जनता के सामने रखती हैं। ठीक है, झूठी और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को बार बार दोहरा करके अथॉरिटीज लोगों को विश्वास और विचारों को प्रभावित करती है। जब एक ही न्यूज, एक ही विचार आपको बार बार दोहराया जाएगा, बार बार दिया जाएगा, परोसा जाएगा, तो आप उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हो। तो प्रोपोगेंडा होता है। इससे क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन होती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, मैनिपुलेशन, ये भी इनके वर्क के एक कुछ शब्द हमने दिए हैं, ये शब्द कहीं नजर आ जाए तो समझ लेना हम किसको, जॉर्ज ऑरेवल की बात करते हैं। जॉर्ज ऑरेवल ये दिखाने का बात करते हैं जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज होती हैं, सत्ता बनाए रखने की रियलिटी लैंग्वेज, जो रियलिटी होती है, या आपकी जो लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, पब्लिक मेमोरी है, इन सबको मैनिपुलेट कर सकती है, फैक्ट को बदल सकती है, उनकी व्याख्या को नियंत्रित करके पॉलिटिकल कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। कंट्रोल ऑफ फैक्ट्स, जिसमें लोगों को कंट्रोल करना सीख जाती है। सोशल इनजस्टिस क्या होता है, अब देखो, अगर हम सोशल इनजस्टिस की बात करें तो जॉर्ज ऑरेवल, पॉवर्टी है, क्लास, जो हमारे समाज में इनइक्वलिटी फैली है, असमानता है, वर्ग विभेद है, एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा वो चिंतित थी। चिंतित क्या, जब गरीबी में पले बड़े, या उन्होंने अब ये अनुभव करने के लिए भी गरीब लोगों के बीच में जाकर के रहना सीखा, जिससे कि गरीबी और वर्किंग क्लास के लोगों के बीच उनके अनुभव को, उनके लेखक को प्रभावित करे। यानी कि जब भी वो लिखें तो उन्हें रियलिटी लिख सके, ऐसा नहीं दूर से देख करके, एसी रूम में बैठ करके गरीबों की स्थिति को समझ करके लिखना नहीं लिख पाओगे। गरीबों के हाल हाल को अगर जीना है तो गरीबों के बीच में आकर के रहो, उनकी तकलीफ को जानो, उनकी समस्याओं को समझो, तब आप बेहतर लिख पाओगे। तो ऐसा जॉर्ज ऑरेवल ने किया, वो गरीबों के बीच में रहे, उनकी तकलीफों को जाना और तब जाकर के बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा। उनके उन्हें समाज में मौजूद असमानता और शोषण को उजागर करने के लिए ये सब चीजें करना बहुत जरूरी हो गया, और उन्होंने अपने वर्क के अंदर जो असमानता थी, इनइक्वालिटी थी, या समाज में जो शोषण था, उसको बहुत अच्छे से उजागर भी किया। जिसमें इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे पहला 1933 में ही आया था, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जिसमें पॉवर्टी को बहुत ज्यादा दिखाया गया था, गरीबी के लिए। और एक और वर्क आया था, दी रोड टू बिगन बिगन पियर करके, इसमें वर्किंग क्लास को दिखाया गया था। ठीक है, अब एक और आपके सामने टर्म है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पर्सनल फ्रीडम क्लैशेस विद द ऑपरेसिव सिस्टम। मतलब यह है इसका कि जॉर्ज ऑरेवल बार बार इंडिविजुअल और ऑपरेसिव सोसाइटी के बीच संघर्ष को प्रस्तुत करते हैं। उनके कैरेक्टर्स, जब आप इनके वर्क को पढ़ोगे तो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, अपनी पर्सनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट थॉट और जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसको शक्तिशाली पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के विरुद्ध बचाने का प्रयास करते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो मैंने क्या बताया, इनके कुछ टर्म है, जैसे टोटलिटेरियनिज्म, ट्रुथ, सर्विलांस, लैंग्वेज, प्रोपोगेंडा, मैनिपुलेशन, सोशल इनजस्टिस, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, अब राइटिंग स्टाइल इनका कैसा था, जरा ये भी समझ लो। राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्लैरिटी की बात कर लो। ठीक है, इनके वर्क्स में क्लैरिटी कैसी थी, जॉर्ज ऑरेवल का जो लेखन शैली थी, राइटिंग स्टाइल था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि क्लैरिटी देखने को मिलती थी, स्पष्टता देखने को मिलती थी। उनका मानना था,
अच्छा लेखन स्पष्ट, सटीक और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। उनकी भाषा बहुत सरल थी, लेकिन उनके माध्यम से वे गहरे राजनीतिक और जो सामाजिक विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते थे और आम जनमानस को भी उनके विचार बहुत आसानी से समझ आ जाते थे। अच्छा, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो अनपढ़ व्यक्ति भी आपकी भावनाओं को समझ सके, आपके विचारों को समझ सके। ठीक है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, सिंप्लिसिटी की बात करते हैं हम। इनकी स्टाइल कैसा था? बहुत ज्यादा सिंपल था, यानी कि ऑरेबल अपनी लेखन शैली में सिंप्लिसिटी, सरलता को बहुत महत्व देते थे। कैसे देते थे? जैसे मान लो कठिन शब्द या लंबे वाक्य या जो अनावश्यक अलंकारिक भाषा है उसको यूज करने से ये हमेशा बचते रहते थे। उनका उद्देश्य था जो हमारे रीडर हैं, पाठक हैं, उनको प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को सरल और प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचाना है, उनको समझाना है अपनी बात। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए। ठीक है, सिंप्लिसिटी का मतलब नो डिफिकल्ट वोकैबुलरी। ऐसे शब्दों का तुमने इस्तेमाल कर दिया, हम डिक्शनरी ढूंढते फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्टनेस क्या होना चाहिए? अगर हम डायरेक्टनेस की बात करते हैं तो इसमें जॉर्ज ऑरेवल लेखन शैली जो होती थी वो एकदम डायरेक्ट होती थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, एकदम सीधी। वे अपने विचारों को बिना किसी घुमाए फिराए प्रस्तुत करते थे ताकि जो पाठक होते थे वो कठिन राजनीतिक और सामाजिक विषयों को भी आसानी से समझ सके। मतलब यह डायरेक्टनेस का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, अगला ऑनेस्टी की बात कर लेते हैं हम। ऑनेस्टी में क्या है कि ईमानदारी। जो ये लेखन लिखते थे ऐसा नहीं मैनिपुलेट होता था, ईमानदारी दिखती थी, रियलिटी दिखती थी। जॉर्ज ऑरेवल के लेखन शैली में एक प्रमुख विशेषता यही होती थी कि उनके जो वर्क होते थे उसमें बहुत ज्यादा ऑनेस्टी नजर आती थी। उनका मानना था कि लेखक की सच्चाई के साथ लिखना चाहिए। लेखक वही अच्छा है जो सच्चाई के साथ लिखे। भाषा का उपयोग कभी भी सत्य को छुपाने या लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं करना चाहिए, ये सत्य बात है। तो पॉलिटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके ऊपर उन्होंने एक फेमस वर्क है पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इनका 1946 में आया था, जिसमें ऑनेस्टी और क्लियर राइटिंग की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, तो क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस और ऑनेस्टी इनके वर्क में, इनके राइटिंग स्टाइल में देखने को मिलती थी। ऑरेबिलियन आइडियाज एंड टर्म ये हम बता चुके हैं, इसलिए अब हम बताएंगे नहीं। इन्हीं को हम कहते हैं, जैसे जॉर्ज ऑरेबल इनका नाम है तो इनको हमने जॉर्ज ऑरेबल ऑरवेलियन आइडियाज बोल दिया। ठीक है, इनके द्वारा जो टर्म कॉइन किए गए उनको, जैसे बिग ब्रदर है ना, पहला टर्म क्या आ गया? बिग ब्रदर। इसमें क्या होता था? लगातार होने वाली जो सरकारी निगरानी होती थी, गवर्नमेंट सर्विलांस होता था या उनका जो नियंत्रण होता था, उसका प्रतीक दिखाया गया था, यानी कि सर्विलांस प्लस कंट्रोल। दूसरा कौन सा है? थॉट। अगर थॉट पुलिस की बात करें तो 1984 में जो गुप्त पुलिस है, यानी कि आज के डेट में सीआईडी कह सकते हो, ठीक है, जिसका काम उन लोगों को पकड़ना और दंडित करना है जो स्वयं या सरकार विरोधी विचार रखते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को आज्ञाकारी बनाना और स्वतंत्र सोच को दबाना होता था। उसी को हम थॉट पुलिस कहते थे, इन्फोर्सर्स ऑफ डिसोबीडियंस, सप्रेसर्स कह सकते हो थॉट्स को। न्यू स्पीक। न्यू स्पीक बता चुके हैं, सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी नियंत्रित भाषा है जिसका उद्देश्य शब्दों की संख्या कम करना ताकि लोग स्वतंत्र और विद्रोही विचारों को व्यक्त और सोच भी ना सकें। ठीक है, तो लैंग्वेज को कंट्रोल करना, आपके थॉट्स को कंट्रोल करना ही न्यू स्पीक है। डबल थिंक क्या था? डबल थिंक का मतलब यह है कि दो परस्पर विरोधी विचारों को एक साथ सत्य मान लेना। ठीक है, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट टू कंट्राडिक्टरी बिलीव्स, ये दर्शाता है कि प्रोपोगेंडा लोगों की सोच को किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है। तो डबल थिंक का मतलब कंट्राडिक्टरी आइडियाज एक्सेप्टेड टुगेदर, जो विरोधी विचार है उन दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेना। थॉट क्राइम। थॉट क्राइम क्या है? होल्डिंग थॉट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे विचार रखना जिन्हें सरकार अवैध और खतरनाक मानती है ना, विरोधी विचारों वाला जो सरकार की हाँ में हाँ ना मिलाए। ऑरेवेल का ये डिस्टोपियन सोसाइटी में सरकार के विरुद्ध सोचना भी अपराध माना जाता था, उस समय की बात है। ठीक है, थॉट क्राइम। रूम 101 क्या है हमारा? अगर रूम 101 की बात करें तो अल्टीमेट फियर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर कह सकते हैं, यानी कि वह स्थान है जहां कैदियों को उनके सबसे बड़े डर का सामना कराया जाता है। अत्यधिक भय हो, मानसिक यातना दी जाए आपको, या साइकोलॉजिकल कंट्रोल करा जाए, उसी का सिंबल रूम 101 है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑरेबल। अब जॉर्ज ऑरेबल का महत्व समझ लीजिएगा, एंटी डिक्टेटरशिप। ठीक है, एंटी डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है? जॉर्ज ऑरेबल जो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है, और एंटी डिक्टेटरशिप इसका मतलब वो तानाशाही के खिलाफ है। पूर्ण राजनीतिक सत्ता, एब्सोल्यूट पावर, इसके प्रबल विरोधी थे, एंटी डिक्टेटरशिप थे। अगर तुमने डिक्टेटरशिप दिखाई या एब्सोल्यूट पावर दिखाई
तो उसका विरोध करना था इनको। उन्होंने एनिमल फार्म और 1984 जैसी रचनाओं के माध्यम से लोगों को निरंकुश शासन के खतरों का सावधान किया कि अगर आपके पास ऐसी शक्तियां जिसपे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। ठीक है, तो ऑरेबल जो थे वो हमेशा एंटी डिक्टेटरशिप राइटर माने जाते हैं। अब अगला एक और मॉडर्न रेलेवेंस, उनके जो आइडियाज होते थे जॉर्ज ऑरेवेल के विचार आज भी अत्यंत रेलिवेंट हैं, बहुत प्रासंगिक हैं। ठीक है, उन्होंने सर्विलांस, प्रोपोगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, सेंसरशिप, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जैसे विषयों पर जो अपने थॉट प्रस्तुत किए, विचार प्रस्तुत किए, वो आज भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की चर्चा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मतलब ये आज भी जब निगरानी, फेक न्यूज, सेंसरशिप या प्रचार की बात होती है तो जॉर्ज ऑरेवेल का नाम अक्सर याद किया जाता है। ठीक है, फेमस टर्म में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कौन कौन से टर्म इनको कॉइन किए गए, जैसे ऑरवेलियन टर्म जिन्हें हम कहते हैं, बिग ब्रदर है, न्यू स्पीक है, बहुत थे। ठीक है, अब इनको बार बार हम नहीं बताएंगे। अगला फ्रीडम एंड ट्रुथ की बात कर लेते हैं। तो फ्रीडम एंड ट्रुथ में जॉर्ज ऑरेवेल का मानना था कि स्वतंत्रता और सत्य किसी भी स्वस्थ समाज की नींव है। अगर आप अपने समाज को अच्छा, हेल्दी बनाना चाहते हो तो अपने समाज को स्वतंत्रता दो और उसे सत्य बोलने की हिम्मत दो। उन्होंने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सत्ता से प्रश्न करने या प्रचार या राजनीतिक भ्रम के विरुद्ध सत्य का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। तो यही बात हमें जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर यही हिम्मत आती है कि हम सत्ता की आंख में आंख डाल करके प्रश्न कर सकें। ठीक है, राजनीतिक जो भ्रम होता है या के विरुद्ध जो सत्य का समर्थन करने के लिए हमेशा आप प्रेरित हो सको, उस चीज को बात की गई है। फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 मेक 4। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर आ जाए कि आप 2 + 2 को 4 बोल सको। बातें समझ में आ गई इतनी? चलो एक एक पॉइंट जरा इनका डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा, जॉर्ज ऑरेबल का जन्म कहां हुआ, सॉरी जन्म का नाम क्या है। इनका रियल नाम है एरिक अर्थर ब्लेयर, जबकि जॉर्ज ऑरेबल इनका क्या है, पेन नेम है, यानी कि साहित्यिक नाम कह सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट बोला गया है कि उनके जन्म के 1 वर्ष बाद उनकी माता उन्हें इंग्लैंड ले गई और ऑक्सफोर्ड साइड के हेनली ऑन थेम्स में बस गई। तो 2 पॉइंट है, उनके जन्म के 1 वर्ष बाद ही उनकी माता उनको इंग्लैंड लेकर चली गई और हेनली ऑन थेम्स ऑक्सफोर्ड साइड में जाकर के वो बस गई। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जरा तीसरा पॉइंट अच्छे से समझो। उन्होंने लगभग 4 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। तो पहली कविता उन्होंने कब लिखी थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट, लगभग 4 वर्ष की आयु में। जब वे लगभग 11 वर्ष के थे तब उनकी एक कविता स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुई। इससे पता चलता है कि बचपन से ही उनमें साहित्य और लेखन के प्रति बहुत ज्यादा गहरी रुचि थी। ठीक है, तो 11 वर्ष की अवस्था में लोकल न्यूज़पेपर में उनकी एक पोएम जो है वो पब्लिश भी हुई थी। चौथा पॉइंट है हमारा, वीडियो जरा लंबा हो रहा है इसलिए हम तेजी से थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और अभी नया नया राइटर जोड़े गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत डिटेल से बनने लगे हैं, तो खूब डिटेल से ही बना रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान ना होइए, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ोगे तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम दी कॉन्वेंट स्कूल हेनली ऑन थेम्स। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हेनली ऑन थेम्स के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। फिर 1911 में उन्हें समुद्र के किनारे ईस्टबॉर्न शहर में सेंट सिप्रियंस बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। तो ये सेंट सिप्रियंस स्कूल जरूर ध्यान बनाए रखना, ये क्या है, एक बोर्डिंग स्कूल है और ये कहाँ है, कोस्टल टाउन एस्टबॉर्न में है। ठीक है, वेयर ही स्पेंट 6 हिज नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये बताओ सेंट सिप्रियन बोर्डिंग स्कूल कहाँ है, ईस्टबॉर्न शहर में ये स्थित है और समुद्र के किनारे ईस्टबॉर्न जो है वो स्थित, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है ये ईस्टबॉर्न। ठीक है, और जहां इन्होंने लगभग 5 वर्ष व्यतीत किए, ये ध्यान बनाए रखना। अगला हम बात करते हैं जॉर्ज ऑरेबल। देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज एबल, जो जॉर्ज ऑरेबल थे उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड के 2 प्रतिष्ठित स्थान थे, एक का नाम था बेलिंगटन और दूसरे का नाम था ईटन कॉलेज। इसमें स्कॉलरशिप इनको मिली थी। तो दोनों संस्थान आप ध्यान बनाए रखना, बेलिंगटन और ईटन कॉलेज। ठीक है, फर्दर स्टडीज के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए ये लोग स्कॉलरशिप पे वहां पर गए थे। ठीक है, उनके परिवार के पास उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का खर्च उठाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। बताओ, इतनी गरीबी थी। तो फिर क्या करते हैं, इसीलिए 1922 में ही ज्वाइंट इंडियन इंपीरियल पुलिस और 1922 में इंडियन इंपीरियल पुलिस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है,
उन्होंने अब ये क्या करते क्या है, जब ये इंडियन इंपीरियल पुलिस में नौकरी कर लेते हैं तो ये जो 1922 में ईटन कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की थी, उसको ग्रहण करने के बाद ये वहां पर चले आए थे। बहुत ज्यादा समय तक ये वहां नहीं रुके थे, यूनिवर्सिटी शिक्षा इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं की, ये ध्यान बनाए रखना। उन्होंने वहां लगभग 5 वर्षों तक सेवा की। कहा? पुलिस में, इंडियन इंपीरियल पुलिस में लगभग कितने साल तक रहे थे? 5 सालों तक रहे थे। इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और लेखन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए ये दोबारा कहां वापस आ गए? इंग्लैंड वापस आ गए। ठीक। 6 नंबर का पॉइंट क्या है हमारा? 6 नंबर पे बोला गया है अच्छा, इंडियन इंपीरियल पुलिस इन्होंने बर्मा में ज्वाइन की थी, ध्यान रखना 1922 में। तो अर्ली राइटिंग कैरियर की अगर हम बात करें, एक राइटर के रूप में उनका जो शुरुआती कैरियर था वो बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत हार्ड था। क्यों हार्ड था? क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक लेखक के रूप में स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अच्छा, स्टार्टिंग स्ट्रगल होता ही है, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक के रूप में पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हुए उन्होंने अलग अलग जगहों पर बहुत सारे काम किया। फिर इसके बाद में 7वां पॉइंट है हमारा, जिसमें कहा गया जॉर्ज ऑरेबल की सबसे पहली प्रमुख रचना। अंडरलाइन कर लो, सबसे पहली प्रमुख रचना कौन सी है? डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन। ठीक है, ये कब आई थी? 1933 में। इसमें एक लेखक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के दौरान उन्होंने संघर्षों का वर्णन किया है। और ये क्या है? एक मेमोर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना, जो मुख्य रूप से गरीब और वर्किंग क्लास के लोगों के बीच के अनुभवों पर आधारित है। तो 1933 में कौन सी आई है? डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन, जो कि क्या है? एक मेमोर है और इसमें वर्किंग क्लास यानी कि पॉवर्टी को डिस्कस किया गया है। इसके बाद 8वां पॉइंट है हमारा बर्मीज डेज। ये इनका दूसरा नॉवेल है बर्मीज डेज। ठीक है, जिसमें जरा समझो, बर्मीज डेज क्या है? इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरेबल का पहला नॉवेल है। तो ये इनका सबसे पहला नॉवेल है बर्मीज डेज, जो कि 1934 में आया है जॉर्ज ऑरेबल का। और इसके अंदर क्या बताया गया है? ये इंपीरियल बर्मा में एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपने अनुभवों पर आधारित है। जब ये पुलिस ऑफिसर के रूप में बर्मा में काम कर रहे थे, तो जो अनुभव इन्होंने ग्रहण किए, उन सभी अनुभवों को उन्होंने बर्मीज डेज के अंदर लिखा है। उस समय बर्मा में ब्रिटिश अंपायर की कॉलोनी हुआ करती थी और इस नॉवेल में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के डार्क साइड यानी कि रेशियल प्रेजुडिस और इंपीरियल रूल की आलोचना करी गई है। तो बर्मीज डेज जो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पर आधारित है, 1934 में लिखा गया, फर्स्ट नॉवेल है इनका बर्मा के दौरान। अगला 9 नंबर का पॉइंट है, जिसमें क्लैर्जीमैन्स डॉटर। ये क्या है? जॉर्ज ऑरेबल का एक नॉवेल है, जो कि 11 मार्च 1935 को प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? 11 मार्च 1935 को। और इसमें एक स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि डोरथी हेयर, जो कि क्लैर्जीमैन की बेटी होती है, की कहानी बताई गई है इस नॉवेल के अंदर। 1935 के शुरुआत में ब्लेयर की मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी जो होती है आइलिन, ठीक है, वो सैनली, उनसे होती है। तो ये ध्यान बनाए रखना, 1935 में ही इनकी जो होने वाली पत्नी होती है उनसे इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, फ्यूचर वाइफ है। अब 10 नंबर का जो पॉइंट है, 10 नंबर पे जरा समझो क्या बोला गया है। अब इनकी 1936 में जॉर्ज ऑरेबल की इनके साथ क्या हो जाती है? शादी हो जाती है आइलिन ओ साइनी से, सांसी से, जो कि मर जाती हैं 29 मार्च 1945 को, लगभग 39 वर्ष की अवस्था में। तो अब समझ में आया, 1936 में जॉर्ज ऑरेबल की शादी हुई थी। इसके बाद में 29 मार्च 1945 को 39 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर अब हम बात करेंगे 1936 में। 1936 में क्या होता है? दिसंबर 1936 की बात करते हैं तो ऑरेबल स्पेन चले जाते हैं। कहां जाते हैं? ट्रेवल टू स्पेन, और ज्वाइन कर लेते हैं गोरिल्ला ग्रुप को। किसको? गोरिल्ला ग्रुप में शामिल होकर के जनरल फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रैंको के विरुद्ध स्पेनिश सिविल वार में संघर्ष करते हैं। वे फासिज्म के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से स्पेन गए थे। तो स्पेन फासिज्म के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से ये गए थे, ध्यान बनाए रखना। अगला 13 नंबर पे क्या है? सॉरी 12 नंबर पे, जॉर्ज ऑरेबल क्या होते हैं? स्पेनिश सिविल वार में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें गले और बाह में गोली लगती है, वे बड़ी मुश्किल से जीवित वापस लौट पाए। तो स्पेनिश सिविल वार में ये क्या हो जाते हैं? बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और इनको थ्रॉट और आर्म में क्या लगती है? गोली लगती है। बहुत मुश्किल से ये बच पाते हैं और ये फिर वापस आते हैं। इसके बाद में स्पेन में उन पर
और उनकी पत्नी पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का आरोप लगाए जाते हैं। सोचो, जो देशभक्त होते हैं उन्हीं के ऊपर देशभक्ति देशद्रोह के आरोप लगते हैं, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। बट दे हैव लेफ्ट द कंट्री बाय देन, लेकिन तब तक भी स्पेन जो है वो छोड़ चुके थे जब तक इनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाए गए। इसके बाद में इनको पता लगता है, डायग्नोस होता है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो स्पेन से लौटने के बाद 1938 में जॉर्ज ऑरेबल को ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का पता चला। इसके बाद जीवन भर उनका स्वास्थ्य कमजोर रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार और बड़े पैमाने पर अपना लेखन जो है वो जारी रखा था। इसके बाद 14 नंबर का अगर हम पॉइंट देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि इसी दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड जॉर्ज ऑरेबल टुक अप सेवरल राइटिंग असाइनमेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अपने जीवन यापन के लिए जॉर्ज ऑरेबल ने कई राइटिंग्स, कई असाइनमेंट किए। वे एसेस्ट, जर्नलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक के रूप में बहुत ज्यादा फेमस हुए। उनकी जर्नलिज्म और एसेस ने उन्हें पॉलिटिक्स, सोसाइटी, पॉवर्टी, वॉर, लिटरेचर जैसे गंभीर विषयों पर सीधे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान बनाए रखना है। 15 नंबर का पॉइंट क्या है, 15 नंबर पे बोला गया है कि द रोड टू बिगन पियर, इंग्लिश राइटर थे जॉर्ज ऑरेबल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें नॉर्थन इंग्लैंड के वर्किंग क्लास के लोगों का जीवन और उनका कंडीशंस का अध्ययन किया गया था। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और सोशल इनइक्वलिटी की चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट क्या है, होमेज टू कैटोलोनिया। ठीक है, होमेज टू कैटोलोनिया जॉर्ज ऑरेबल का स्पेनिश सिविल वार में लड़ाई के दौरान हुए उनके अनुभवों और ऑब्जर्वेशन का व्यक्तिगत विवरण इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये 1938 में पब्लिश हुई है। इस पुस्तक में उनके युद्ध के अनुभवों के साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा होता है या टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स के प्रति उनके बढ़ते विरोध को देखा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको इस पुस्तक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। अगला 17 नंबर का पॉइंट क्या है, जिसमें बोला गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ था। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण जॉर्ज ऑरेबल को मिलिट्री सर्विस के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य इनका बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। हालांकि उन्होंने जर्नलिज्म और अन्य प्रकार के लेखन के माध्यम से युद्धकालीन परिस्थितियों में अपना बहुत ज्यादा योगदान किया या अपने योगदान को जारी रखा। इसके बाद में 1945 में क्या होता है, 17 अगस्त 1945 को इनका एक वर्ल्ड फेमस वर्क होता है एनिमल फॉर्म। ठीक है, जॉर्ज ऑरेबल की एक बीस्ट फेबल अर्थात सटायरिकल एलिगोरिकल एलिगरी कह सकते हो, डबल मीनिंग में एक नोवेला है। ठीक है, वो आती है। ये पहली बार 17 अगस्त 1945 को इंग्लैंड में पब्लिश होती है और इस रचना को ऑरेबल की मास्टरपीस माना जाता है। ठीक है, इसमें उन जानवरों की कहानी के माध्यम से जो अपने ह्यूमन मास्टर को सत्ता से हटा देते हैं, और ऑरेबल ने पॉलिटिकल पावर, करप्शन, इनइक्वालिटी, प्रोपेगेंडा, टोटलिटेरियनिज्म जैसे विषयों को इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रस्तुत किया है। इसके बाद 19 नंबर पे इनका एक सक्सेसफुल नॉवेल होता है 1984। ठीक है, आल्सो पब्लिश्ड इन 1980, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ये एक वर्क का नाम है 1984 जो कि पब्लिश होता है 8 जून 1949 को। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो ये क्या होता है, ये उनका दूसरा अत्यंत सफल, बहुत मोस्ट सक्सेसफुल नॉवेल ये भी रहता है एनिमल फॉर्म के बाद में 1984, जो कि 8 जून 1949 को पब्लिश होता है, और ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है। ठीक है, टोटलिटेरियन सोसाइटी इसके अंदर दिखाई गई है, जिसमें गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, बिहेवियर, थॉट, इन सबको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो बिग ब्रदर, न्यू स्पीक, डबल थिंग, ये सारे टर्म जो है उन्होंने इसी डिस्टोपियन नॉवेल में दिए हैं 1984 में, जो कि 1949 में आई है। 20 नंबर का पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम 20 नंबर की बात करें तो जॉर्ज ऑरेबल अपने साहित्यिक सक्सेस का पूरा आनंद लंबे समय तक नहीं ले सके। उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता चला गया। 1984 के प्रकाशन के कुछ समय बाद ही उनकी बीमारी के कारण जो है बहुत जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। चलो देखते हैं। इसके बाद वो सोनिया ब्राउनेल से शादी करते हैं। ठीक है, किससे शादी करते हैं, 13 अक्टूबर 1949 को सोनिया ब्राउनल से विवाह करते हैं। और ये जो सोनिया ब्राउनल होती हैं वो लिटरेरी मैगजीन होरिजन में एडिटर थी। ठीक है, एक लिटरेरी मैगजीन होती है जिसका नाम होता है होरिजन, ये अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये एक लिटरेरी मैगजीन का नाम है होरिजन, ध्यान बनाए रखना। उसमें काम करती हैं इनकी पत्नी सोनिया ब्राउनल। ये विवाह उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले या इनके
जीवन के अंतिम दौर में होता है, ध्यान बनाए रखना। 49 में शादी होती है, ये सेकंड वाइफ होती हैं और 50 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इनकी मृत्यु के चर्चे। जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु 21 जनवरी 1950 को ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के कारण हुई। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? 46 वर्ष थी। उनका निधन लंदन में हुआ। अपने पीछे राजनीतिक, साहित्यिक और जर्नलिस्टिक लेखन का एक महत्वपूर्ण संग्रह छोड़ गए, जिसका प्रभाव दुनिया भर में जो रीडर्स हैं, राइटर्स हैं, आज भी दिखाई देता है। ठीक है, तो जॉर्ज ऑरवेल का लिटरेरी जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा था। हम वही चीज आपको इस 23 नंबर के पॉइंट से बताते हैं कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा कि जिन राइटर्स ने उन्हें सबसे अधिक परवाह थी, जिनसे वे कभी नहीं ऊबते थे, हमेशा पढ़ने का मन करता था जॉर्ज ऑरवेल का, इनको पढ़ें, उनमें कौन थे? शेक्सपियर थे, उनमें शेक्सपियर थे, स्विफ्ट थे, फील्डिंग थे, डिकेंस थे, चार्ल्स रीड और फ्लोवार्ट, ये शामिल थे। अच्छा, कुछ मॉडर्न राइटर भी थे, नीचे कुछ मॉडर्न राइटर्स भी थे, और मॉडर्न राइटर्स में कौन थे? जेम्स जॉयस थे, टी.एस. इलियट थे, डी.एच. लॉरेंस थे। ठीक है, ये शामिल थे, इनको ये पढ़ना पसंद करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस मॉडर्न राइटर ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वो कौन थे? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले राइटर जो थे विलियम समरसेट मॉम थे। ठीक है, इन्होंने इनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जॉर्ज ऑरवेल यानी कि जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर समरसेट मॉम का सीधे और बिना अनावश्यक सजावट के कहानी कहने की क्षमता की ये बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे। तो समझ में आ गया जॉर्ज ऑरवेल के मेजर लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं? शेक्सपियर, जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रीड, ठीक है, फ्लोवर्ट, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू ऑरवेल वो विलियम समरसेट मॉम है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाता है। क्विक रिवीजन में कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स जो आप समझ लीजिए। ठीक है, इनमें क्विक रिवीजन में हम तेजी से बता देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या है? ठीक है, एरिक अर्थर ब्लेयर है। इनका जन्म 25 जून 1903 को, बर्थ प्लेस मोतिहारी बंगाल, प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। पिता का नाम रिचर्ड बॉम लेस्ली ब्लेयर है। माता मैबल ब्लेयर हो गई। एजुकेशन ईटन कॉलेज में। इसके बाद में 1922 में बर्मा में ये इंडियन इंपीरियल पुलिस को ज्वाइन करते हैं और लगभग उसमें 5 सालों तक नौकरी करते हैं। इसके बाद रिजाइन दे देते हैं। इनका सबसे मेजर वर्क पहला डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 है। पहला नॉवेल इनका बर्मीज डेज 1934 है। रोड टू बिगिन प्रेयर 1937 में आया है। होमिस टू कैटोलोनिया 1938 में आया है। स्पेनिश सिविल वार 1936 में। एनिमल फार्म 1945 में। 1984 1949 में। फर्स्ट वाइफ इनकी आइलीन थी। इसके बाद में सेकंड वाइफ सोनिया ब्राउनेल हैं। डिसीज इनको कौन सी? टीबी हो जाती है। मृत्यु इनकी ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है। कब होती है? 21 जनवरी 1950 को। 46 वर्ष की आयु है। रेस्टिंग प्लेस आपका ऑल सन्स चर्च हो गया। ठीक है, मेजर थीम्स में बात करें तो इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म है, पॉवर्टी है, सोशल इनइक्वालिटी है, ये इनकी मेजर थीम है। टोटलिटेरियनिज्म है, प्रोपोगेंडा है, पॉलिटिकल ऑपरेशन है, इंडिविजुअल फ्रीडम है। मेजर वर्क की बात करें तो एनिमल फॉर्म है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है जो कि रशियन रेवोल्यूशन और जो स्टैलियनिज्म होता है उसके खिलाफ होता है। अगेंस्ट टोटलिटेरियन रिजीम कह सकते हो। 1984 की बात करें, हम सब बता चुके हैं, जो कि 1949 में आया, डिस्टोपियन नॉवेल है। सर्विलांस और कंट्रोल के बारे में बात किया जाता है इसके अंदर। इसके बाद डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 में सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। फिर द रोड टू बिगन प्रायर है 1937 में आता है। डॉक्यूमेंट्री ऑन द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास। चलो इतने ही है आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।